मेरा नाम मनीषा है। मेरी उम्र 18 साल है। आज मेरा 18वां जन्मदिन है। सब रिश्तेदार मेरी बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने अपने लिए आज गुलाबी रंग के कपड़ों का चुनाव किया था। वह कपड़े बिल्कुल किसी जलपरी की तरह लग रहे थे। मैं उन्हें पहनकर बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। हमारे पूरे परिवार में यह बात कही जाती थी कि मनीषा जैसी खूबसूरती हमारे परिवार में किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से सिर झुकाकर मुस्कुराकर अपनी तारीफ को स्वीकार कर लेती थी। यह सब मेरे लिए बहुत आम बात थी। मैंने बाल खोलकर आगे की ओर किए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया था, जो कि मेरी रंगत के साथ खूब जच भी रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझ तक मेरे पापा का पैगाम पहुंचाया था कि मैडम, आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सब मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। मैंने भी सिर को हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई। उन कपड़ों में मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस तो हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत संभल संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करके मैं लॉन्ज में आ गई। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो, ऐसा कुछ जो हम सब की नज़रों से छुपाया जा रहा है। लेकिन फिर मैंने अपना सिर झटक दिया। यह एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि यह मेरा वहम है, इसीलिए मैं इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने खड़े हुए थे और अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। उनके एक दोस्त ने मुझे देखते ही उन्हें मेरी तरफ देखने को बोला, तो वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए थे। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बेशक मैं कैसे घराने से थी जहाँ पर इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि ये उनकी लग्जरियस लाइफ को शो करते थे। हमारे यहाँ ये आम बात होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एक ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों इसे देखकर ही उल्टी आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने रास्ते में आई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया और फिर मेरे करीब आ गए। मुझसे प्यार से अपने गले लगाया। सबके बीच उन्होंने मेरे माथे पर किस मोहब्बत भरा किस भी दिया था और खुशी से मुझे बर्थडे विश किया था। मैंने उनका हाथ चूम लिया और उनके सीने से लग गई। वह मुझे अपने साथ लगाते हुए केक टेबल के पास लाए थे और एक माइक अपने हाथों में लेकर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी तरफ खींचते हुए बोले। मैं अपने पापा को देख ही रही थी जो उन्होंने मेरे लिए गाना शुरू किया। मैं मुस्कुरा उठी। पापा को गाना गाना बहुत ही अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत ही सुरीली थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उनकी सराहना करने लगे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे खास नौकर पर गई, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था। मेरे ज़्यादातर काम भी वही करता था। राजेश की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे राजेश मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन वह मेहमानों और रिश्तेदारों की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा है। गाना गाने के बाद पापा मुझे लेकर केक टेबल के पास आए और केक की कटिंग करने का कहने लगे थे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई और केक काट दिया। सब जगह तालियां गूंज उठी। मैंने पापा को केक खिलाया तो पापा ने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम एक दूसरे को खिलाने के यह कार्य कर ही रहे थे, तभी वह नौकर राजेश मेरे पास आया और पीछे से बोला मेरी तरफ एक डिब्बा बढ़ाते हुए, मैम साहब जी, हमारी तरफ से आपके लिए यह एक छोटा सा तोहफा है। जो मैं पापा में मगन थी, अचानक मैं पलटी और उसे देखा। अपना हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह फौरन जमीन पर गिर गया। उसका गिफ्ट नीचे गिरता इससे पहले ही मैंने उस गिफ्ट को रास्ते में थामकर टेबल पर रख दिया। पापा उस समय लोगों को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की?
तुम अपनी औकात तो देखो, तुम 2 टके की नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे। और इससे पहले पापा कुछ कहते, मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तोहफा ही तो है, मैं ले लेती हूँ। मैं इससे पहले कुछ और कहती, पापा गुस्से से बोले, तुम चुप हो जाओ, तुम मेरी चांद सी बेटी हो, तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकलो। राजेश को बोले, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन मैंने कई बार देखा है तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते रहते हो। यह कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और राजेश को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर यह सब कुछ देखकर एक पल के लिए स्तब्ध खड़ी रही। पापा ने आज से पहले कभी किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह राजेश को निकालने पर तुल गए। हालांकि यह बात तो सभी जानते थे कि वह सबसे अच्छा नौकर था हमारे घर में, लेकिन आज पापा की चर्बी को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। यह बात तो ठीक है कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वे किसी की भी नहीं सुनते थे और गुस्से से सब कुछ तहस नहस कर देते, लेकिन इस पल हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे, अलग हो चुके थे। तो फ़ौरन मैंने पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए, वरना पापा का बस चलता तो आज राजेश का कत्ल ही कर देते। मुझ में इंसानियत अभी भी बाकी थी। मैंने वह तोहफा दूसरे नौकर के हाथों अंदर भिजवा दिया। बाहर पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की तरफ से लगा हुआ था कि आज उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका पीछे क्या कारण था। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो उन्होंने राजेश को घर से ही निकाल दिया। मुझे पता था कि वह नौकरी मजबूरी में कर रहा था। उसके सिर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके परिवार में राजेश की अम्मा और उसकी 2 छोटी बहनें हैं। वह बहुत मजबूर है, तभी यह नौकर की नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा कि वह बहुत ही काबिल है। अगर वह नौकरी ढूंढने निकले तो कुछ ही महीनों में उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए हमारे घर जॉब कर रहा था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मुझसे कुछ भी हुआ तो मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी, क्योंकि वह मेरी वजह से ही ऐसी नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरे कॉलेज की सहेलियां भी आ गई, जिनके साथ फिर मैं मग्न हो गई। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में इतना वक्त कहाँ लग गया। पापा ने केक भी कटवा दिया और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जब कि सब ने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेने लगे। 1 बजे के बीच मेहमान और रिश्तेदार सब घर जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। बार बार पूछ रहे थे, उनकी तरफ देख रही थी। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन्ज में ऐसा महसूस होता कि यहाँ कुछ रहस्यमय हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने आने की और अपने इस तरह के सोचने की किसी के बारे में नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं इस बारे में किसी से बात करती तो मुझे बेवजह डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से हमेशा दूर रहो और गलत बात बिल्कुल भी मत सोचा करो, जितना मैं सोचती थी। इसीलिए मुझे चुप रहने में ही भलाई लगती थी। मैं कुछ सोचकर पापा के पास आई, उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कहा, आपको कब से देख रही हूँ पापा, आप मुझसे बड़े उदास लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। मेरी बातों से पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सिर को हल्की सी हिलाकर बोले, एक काम करो, आराम करने के लिए अपने कमरे के अंदर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा के आता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ लगाने वाली थी, लेकिन चुप रह गई, क्योंकि पापा का कहना था कि जब भी मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, शुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर विश्वास रखते थे, इसीलिए मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप ऊपर आकर अपने कमरे में चली गई।
कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े बदल लिए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं लेटकर आंखें बंद करती ही हूँ, इससे पहले मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी अनजान नंबर से फ़ोन आना। पापा भी घर पर नहीं हैं, पापा भी बाहर गए हैं। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और ख़ास आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अगर भलाई चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, अपने पापा से दूर रहो, हर चीज़ से दूर रहो, वरना अपने बाप से बड़ा नुकसान उठाओगी। मैं कुछ कहती समझती उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल करने की कोशिश की क्योंकि मेरे दिल में अजीब सी परेशानी पैदा हो गई थी। मेरे पापा को मुझसे क्या खतरा हो सकता है, लेकिन अब वह नंबर बंद आ रहा था। वह जो भी था मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान कर दिया था। अब काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इस बारे में सोचती रही और फिर यह सोचकर झटक दी कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो। वैसे भी आज मेरी सालगिरह है, यह सोचकर मैंने अपना ध्यान हटा लिया, लेकिन दिमाग के किसी कोने में अभी भी यह बात अटकी हुई थी कि कुछ ऐसा मानना है। वैसे भी जब से मैंने होश संभाला था तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस कर रही थी। मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं, तभी वह अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैंने उनके बिजनेस में दाखिल देने की कोशिश करती थी, लेकिन उनके ऑफिस जाने की जिद करती थी तो वह साफ मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर हो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो यही कहते कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहते हो। अभी पढ़ो लिखो, मौज करो, मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो वो दिन होती हैं लाइफ में एंजॉय करने की। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का देहांत हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन भी नहीं था जिसके साथ मैं बातें करती। हमारे घर की एक बुजुर्ग नौकर अम्मा जी थी जिनसे मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। इसके अलावा तो बस नाम के दोस्त थे जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। एक बात मुझे बहुत गंभीर बना दिया, वह था मेरा अकेलापन। अकेलापन या तो इंसान को खोखला कर देता है या फिर इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जो मुझे भी ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक पापा मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, मुझे कभी किसी चीज़ का ताना नहीं देते थे, अपने सिर आँखों पर बिठा रखते थे, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मैं भी सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियाँ आएँ, लेकिन पापा अभी देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे अपनी गति से गुजर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन पापा का नामो निशान नहीं था घर आने का। मेरे कान गेट की तरफ से लगे हुए थे। मैंने कुछ सोचकर रात के 4 बजे पापा को फ़ोन किया, लेकिन पापा का फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी कि क्या पापा कहाँ चले गए हैं। मैंने एक चादर अपने ऊपर लपेटी और बाहर आ गई चौकीदार के पास, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा कब और कहाँ गए हैं। और जब मैं बाहर आई तो मेरी नज़र चौकीदार पर पड़ी। वह सो रहा था। मुझे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि अगर मैं उसके पास जाकर उसे उठाती हूँ तो उसे जगाती हूँ तो उसकी इंसान की नींद खराब हो जाती। लेकिन ये मेरे पापा की ज़िंदगी का सवाल था। यही सोचकर मैंने अपने हाथ चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाया। उसे जगाने लगी तो वह मेरी पहली ही आवाज़ पर ही उठ गया था। वह मुझे बताइए तबीयत ठीक है नहीं है, टूटे फूटे शब्दों में डरा डरा सा बोला। देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन
मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ सिर हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे यह बताओ कि बाबा कहाँ हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मुझे चिंता हो रही है। कुछ पल के बाद वो बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने से। उनका कहना है कि वे जल्दी वापस आ जाएंगे, एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान ना हो, थोड़ी देर पहले ही मेरी साहब से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक से हैं। जबकि मैं गुस्से से बोली, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी। मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पर गए हैं और क्या काम करते हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। बस तुम आज मुझे बताओ। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, छोटी मालकिन, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का वफादार आदमियों में से एक हूँ। उन्होंने उस समय मेरा साथ दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था। वह किसी गलत काम के लिए नहीं गए। आप परेशान न हो, जल्दी ही लौट आएंगे। ठीक है, ये कहकर मैं भी चुप हो गई। हकीकत थी कि पापा के सारे नौकर उनके बहुत वफादार हैं, उनसे कभी गद्दारी नहीं करते। न जाने क्यों फिर मेरे दिल में एकदम से ख्याल आया कि क्या फिर राजेश पापा से गद्दारी कर रहा था। पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और अपने कमरे में वापस चली आई। खामोशी से थोड़ी देर के लिए राजेश और पापा के बारे में सोच रही थी कि तभी हमारे दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैंने सोचा पापा आ गए थे, तो मैंने फ़ौरन सुकून की सांस छोड़ी और फ़ोन उठाकर खिड़की के पास आ गई। मेरी सोच के ठीक बिल्कुल मुताबिक पापा की गाड़ी ही आई थी और पापा चौकीदार से बात कर रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि चौकीदार उन्हें मेरे ही बारे में बता रहे हैं। अचानक ही पापा ने मेरे कमरे की तरफ देखा तो मैं खिड़की के पास से 2 कदम पीछे हो गई, क्योंकि पापा इस वक्त अगर मुझे जागता हुआ देखते तो यकीनन गुस्सा करते। इसीलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। पापा भी अब घर आ चुके थे, इसीलिए मुझे अब इत्मीनान सा हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई थी। धीरे धीरे मेरे जन्मदिन को आए हुए पूरे 15 दिन का अरसा बीत गया था। मेरी मामूली सी जिंदगी अभी भी डगर पर चल ही रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना, अम्मा से बातें करके बाद में आराम करना, फिर शाम 5 बजे ट्यूटर का आना, उसके साथ पढ़ाई करना और फिर अपने कमरे में आकर फ़ोन चलाना से ही ज़िंदगी चल रही थी। तभी एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी कि जब अचानक अम्मा जी मेरे कमरे में आई और मुझे देखते ही बोली, क्या कर रही है मेरी लाडो। उनका अंदाज हमेशा ही प्यार एवं ममता से भरा होता था, इसीलिए मैंने कभी उन्हें इस बारे में नहीं पूछा कि आप मुझे इस तरह से बात क्यों कर रही हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, अम्मा जी, सामाजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, दुआ कीजिएगा कि नंबर अच्छे आए। मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर किस करते हुए बोली, मेरी लाडो तू है ही इतनी प्यारी, तेरे नंबर भी अच्छे ही आएंगे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चलें। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई थी। पापा ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका था। मेरा जहाँ दिल चाहता था, जब दिल चाहता था, मैं चली जाया करती थी। दोस्तों के साथ घूम फिर कर आती थी। कुछ भी ना होता तो मार्केट भी चली जाती थी। जब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट के लिए पूछना, मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। इधर माधव मेरा इरादा मार्केट जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, अम्मा जी आज नहीं, कल चलेंगे। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर लूँ, क्योंकि फिर 2-3 दिन ही मेरे पास होंगे कॉलेज में इसे सबमिट कराने के लिए। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही वह बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी अंग्रेजी मुझसे बात मत करो, तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मैंने कह दिया।
मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, तब तक तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो। और वहाँ से चली गई। जबकि मैं अपना सिर थाम कर बैठ गई। मैं एक दुविधा में थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी और मैं यह प्रोजेक्ट भी पूरा करना चाहती थी। तो मैं कुछ पल सोचने के बाद मुझे लगा अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। अम्मा जी इतने प्यार से मेरे आवास आकर बोली थी कि अब इनकार करना उनकी बेइज्जती करना होगा। यही सोचकर मैं बाथरूम में जाकर कपड़े बदल अम्मा जी का इंतज़ार कर रही थी। वह मार्केट जाने के पूर्व बोली, मैंने अपने लाडो को तोहफा नहीं दिया था। मुझे साहब ने तनख्वाह इस बार थोड़ी देर से दी है। चलो मैं तुम्हें तोहफा दिलाऊंगी। अब मार्केट चलते हैं। मैं उनकी तरफ प्यार से मुस्कुराई, क्योंकि आप मेरे लिए ही इतना बड़ा तोहफा है। मुझे इस किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं हो रही। और रही बात जन्मदिन की, तो वह दिन तो अब निकल चुका है। उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं कुछ और कहती इससे पहले वो बोली, सही बात है बेटा, हमारा तोहफा नहीं लेना चाहती। किसी और की तरह तू मेरा तोहफा अभी फेंक देगी। मासूम चेहरा लाल हो गया तो मैंने कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको जो तोहफा मुझे देना है दिला दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। यह बोलकर मैंने ड्राइवर को बुलाया और करीबी मार्केट की तरफ ले जाने के लिए कह दिया। उसके बाद हम थोड़ी ही देर में मार्केट पहुंच गए, क्योंकि यह मार्केट हमारे घर के बिल्कुल पास में ही था। वह हम मगन हो गए और अपनी अपनी शॉपिंग में लग गए। मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया था कि अभी मार्केट नहीं गई थी, इसीलिए मैं अगर मगर अंदाज में अपने लिए चीज़ें खरीद रही थी। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। किसी की नज़रों की तफीस मुझ पर लगातार अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने अपना ख्याल को छोड़कर आगे बढ़ गई और अपने लिए चूड़ियाँ लेना चाहा। तभी किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने पीछे की तरफ देखा, बाहर राजेश खड़ा था। मुझे कुछ लम्हे लगे उसे पहचानने में। आमतौर पर मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं तो उसे नौकरी से निकाले हुए। मुझे देखते हुए बोला, कैसी है मैडम, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने उसको देखा था जिस लहजे में मुझसे बात कर रहा था। हालांकि वो मुझे मैडम, साहिबा या मालकिन तो पहले भी कहता था। मैंने सिर को हल्की झलक दी और देखते हुए उसकी तरफ बोला, मेरी तबीयत भी ठीक है और हालात भी। तुम बताओ, तुम कैसे हो? उस दिन पापा ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि पापा कैसे व्यवहार कर रहे थे। दरअसल मैं थोड़ा और कुछ कहती उससे पहले ही वह बोला, काफ़ी दिनों से आपका पीछा कर रहा था। आपसे मिलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि आपके साथ हमेशा गार्ड भी होते थे और आप भी होती थी। लेकिन आज शायद आप शॉपिंग करने आई हैं तो मैंने आपका पीछा किया। उसने सवाल किया, कैसा लगा मेरा तोहफा, या फिर उसे खोलने का टाइम ही नहीं मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। तुम परेशान मत हो, तोहफे के लिए शुक्रिया। यकीन मानो मैंने अब तक इस तोहफे को संभाल कर रखा है। मैडम घर जाकर उसे खोलने का कष्ट करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। मैडम जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द उसको देख लेना। भी हो सकता है आपको हकीकत पता चल जाए तो मेरे भी तोहफे के डब्बे के नीचे एक नंबर होगा, उस पर कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। यह कहते हुए अचानक नज़रों से ओझल हो गया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वह भीड़ में कहीं खो गया था। जिस मार्केट में आए थे वह मुझे पसंद भी नहीं था, मगर मैंने अम्मा जी की खातिर यहाँ आए थे। तभी अचानक अम्मा जी मेरे सामने आ गई और मेरी तरफ एक बैग करते हुए, माफ़ करना, देर से तोहफा दे रही हूँ, लेकिन याद रखना यह बहुत प्यार से दिया है। यह सुनकर मैंने मुस्कुरा कर उनसे बैग ले लिया। उन्हें देखते ही बोली,
अगर कुछ और लेना है तो आप के पैसे मैं दे दूँगी, आप ले लो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लेना। तभी अम्मा जी मेरा हाथ थाम ली और मुझे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। लकीली मुझे भी 2-4 चीज़ें खरीदनी थी जो मुझे पसंद आई थी, लेकिन राजेश जी न जाने किस किस्म की बातें करती थी कि मेरे दिल में अब जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर तोहफे में क्या था जो मेरी ज़िंदगी को बदल देगा, मुझे एक बड़े खतरे से बचा देगा। आखिर मुझे मेरे ही पापा से क्या खतरा हो सकता है? डिब्बे के नीचे नंबर, यह सब क्या कहानी थी? मैं इस पहेली को अब सुलझा देना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोशी से घर की तरफ बढ़ गई और इसके बाद अपने कमरे में जाकर उस तोहफे को ढूंढने लगी। मैं अपना पूरा कमरा बिखेर चुकी थी, लेकिन राजेश का तोहफा मुझे नहीं मिला। जबकि मैंने अपने कमरे में इतनी ताकत से ढूंढ रही थी, तभी मैंने याद करने की कोशिश की कि उस समय वह तोहफा मैंने किसी को दिया था अंदर रखने के लिए। तभी मुझे याद आया कि मैंने रेनू को दिया था, इसीलिए मैं रेनू को आवाज़ देने लगी। मेरी एकदम आवाज़ लगाने के कारण वह किसी बोतल के जिन्न के समान मेरे सामने आ गई थी। मैंने उसको देखते बोला, तोहफे का क्या किया? मेरे सवाल से उसके माथे पर नासमझी की एक्सप्रेशन आई और वह मुझे देखते हुए बोली, क्या मतलब मैडम साहिबा? मैं आपकी बात समझी नहीं। आप कौन से तोहफे की बात कर रही हैं और तोहफे का मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बात पूरा करते हुए कहा, मेरा मतलब मेरे जन्मदिन वाले दिन मैंने तुम्हें एक लाल रंग का डिब्बा दिया था और कहा था कि अंदर रखवा दो। वो तोहफा मेरे पास। उनके चेहरे पर से एक सवाल लहराया था। परेशान होकर बोली, आपके पापा का गुस्सा देखकर हमने भी सोचना था कि इस कूड़ेदान में फेंक दे, लेकिन हम डर गए थे, इसीलिए हमें पता नहीं कहाँ रख दिया। हमें भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि हमने वह तोहफा किचन में या फिर लॉन्ज में या ड्राइंग रूम में ही रखा था। हम ढूंढ देते हैं अभी अभी। बोले कि जबकि मैंने उसे सिर हिलाकर कहा कि ढूंढो, तो वह तोहफा ही एक रास्ता था जो मेरी जिज्ञासा को कम कर सकता था। उसी डिब्बे में और ऐसा क्या था जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, जो मुझे खतरे से दूर कर सकता है? मुझे मेरे पापा से खतरा है। मैंने रेनू के साथ मिलकर डब्बा ढूंढने की कोशिश की। कुछ पल में हम लॉन्ज को बिखेर चुके थे, लेकिन राजेश का तोहफा मुझे नहीं मिला। फिर रेनू ने कहा, मैडम ठीक है, मैं किचन में ढूंढती हूँ, और मैं ड्राइंग रूम में ही ढूंढने लगी। जब अचानक मुझे इधर दराज में मेरा तोहफा मिल गया। मैंने फ़ौरन सुकून की सांस ली और रेनू को मना कर दिया कि रहने दो, मुझे यहाँ पर मिल चुका है। मैं कितनी देर से इसे ढूंढ रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में डर भी जागा, और आखिर इसमें क्या हो सकता है जो मेरी जान बचा सकता है? आखिर मेरे पापा से मुझे क्या खतरा हो सकता है या मुझे खतरे से दूर कर सकता है? यह बातें मुझे अजीब कसमकश में डाल रही थी। चंद पल वहीं बैठकर उस बंद डिब्बे को देखती रही और फिर कुछ सोच समझकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर मेरे पापा का कोई कैमरा भी हो सकता था। उसके अल्फाजों से सब साफ था कि जो भी मामला है पापा से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर जल्दी से गिफ्ट पैक को खोलने लगी। मैंने रैपर खोलकर एक तरफ रख दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने खोला, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर निकला एक खत। खत के अंदर क्या है? और फिर जब मैंने वह खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मेरी रूह तक कांप गई। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। मैंने वही डिब्बा हाथ में ही ले रखा था जो कि मुझे याद था कि उसने कहा था, इस डिब्बे के नीचे एक नंबर मौजूद है। मैं इस बात से सहमत थी कि जो भी मामला था लॉन्च और बेसमेंट का ही था, क्योंकि मुझे भी इन दोनों जगह पर ही शक था और इस खत में भी इन दोनों जगह का ही जिक्र किया गया था। मैं लॉन्च वाले हिस्से में आ गई और जब मैंने लॉन्च के कोने में अपना पैर बहुत जोर से पटका तो फर्श से लोहे की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जिससे खत में लिखा सच साबित हुआ। मैं अभी इस जगह को खोल कर नहीं देख सकती थी,
क्योंकि मेरे आसपास बहुत से नौकर मौजूद थे। मेरा इरादा अब बेसमेंट की तरफ जाने का था, लेकिन अभी दिन के समय तो मैं बेसमेंट में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब जाग रहे थे और मैं किसी की नज़रों में आ सकती थी। इसीलिए मैं अपने कमरे में वापस आकर बैठ गई। मैंने अपना सिर थाम लिया तथा उस खत के अंदर लिखा हुआ था दोबारा पढ़ने लगी। मैं राजेश हूँ मैडम, लेकिन मैं एक खुफिया एजेंसी से आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। हम आपके पापा के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे पुणे आपके यहाँ बतौर नौकर भेजा गया था। जिसे आपके पापा ने चुना था, हमने उसी रास्ते से ही हटा दिया था। यानी हमने उसे ख़त्म नहीं किया था, मगर उसे समझाकर दूसरी नौकरी दिला दी थी कि और उसकी जगह पर मैं आपके घर में नौकर बनकर आ गया था। आपके पापा के साथ रहने की कोशिश करने लगा था। तब कहीं जाकर मुझे सारा मामला समझ आया। दरअसल आप अपने पापा की संतान हैं ही नहीं, आपको गोद लिया गया है। आपके पापा कभी बाप बन ही नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बेटी बना लिया। आपके पापा का काम बहुत ही खतरनाक है। वह लोगों को अगवा करते हैं, खासकर लड़कियों को, और फिर उनके अंग निकालकर आगे भेज देते हैं। ज़्यादातर लड़कियां बेसमेंट में होती हैं, और जब उनका कत्ल हो जाता है तब उन्हें दफना दिया जाता है। और कुछ ज़्यादातर लड़कियों को आपके लॉन्च के एक कोने में मौजूद एक जगह पर फेंक दिया जाता है, जो बिल्कुल एक लोहे के टैंक की तरह अंदर की तरफ बना हुआ है, ताकि किसी को न पता चले और ना ही किसी को कोई सबूत मिले। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं और अपने बाप को बेनकाब करना चाहती हैं, तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने बाप को बेनकाब नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपका सौदा भी हो जाएगा। आप जब अपने बर्थडे पार्टी में गई थी, तब वहाँ पर ज़्यादातर क्लाइंट बाहर से आए हुए थे। उनके सबके सामने आपको ले जाया गया था, ताकि वे लोग आपको पसंद कर लें। आपको मारा नहीं जाएगा, चिंता ना करें, और ना ही आपके अंग निकाल कर बेचे जाएंगे, बल्कि आपको बदजात जगह पर भेज दिया जाएगा, ताकि आपका इस्तेमाल करके अमीर आदमी लज्जत हासिल कर सके। दुनिया में यही मशहूर है कि आप कुणाल जिंदल की बेटी हैं, मगर सच्चाई नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हैं। यह बातें मेरा दिमाग बंद करने के लिए काफ़ी थी। सबसे पहले मैं अब बेसमेंट चेक करना चाहती थी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ती। राजेश की बात सही थी। पार्टी के दौरान मुझे कई बार अपने वजूद पर गहरी निगाहें महसूस हुई थी, लेकिन मैं हमेशा अपना सर झटक दिया करती थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मेरी गलत फहमी है। मैंने जो कपड़े पहने थे, शायद इसीलिए वो मुझे इस तरह से देख रहे थे, मगर कुछ तो अलग था। और अब लॉन्ज के अंदर उस तरह जगह से आवाज़ें आना इस बात की निशानी, पापा कुछ तो कर रहे हैं। अब रात धीरे धीरे गुजरती चली गई। जैसे ही शाम ढल रही थी, सारे नौकर अपने क्वार्टर चले गए। सिर्फ एक चौकीदार और कुछ गार्ड मौजूद थे, जिनका ध्यान भी बेसमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत सावधानी के साथ करीब 12 बजे के बीच अपने कमरे से निकलकर बेसमेंट की तरफ रुख किया। मुझे बस एक ही डर था कि कोई मुझे देख न ले। मेरे लबों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी कि पापा भी ना आए, क्योंकि अगर मुझे इस वक्त कोई देख लेता तो मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मैंने बहुत सावधानी से रास्ता पार कर ही लिया और उसके दरवाजे को देख रही थी, तो चंद सेकंड के लिए मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ी रही। न जाने क्यों मुझे साफ तौर पर लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर लड़कियां मौजूद हैं। मैंने अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ाए। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी, कहीं कोई मुझे न देख ले। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा देखा तो बड़े ताले से बंद कर दिया गया था।
नज़र बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे यह डर लग रहा था कि पापा ने अगर अंदर लड़कियां रखी होंगी तो वह यहाँ से बेखबर नहीं हो सकते। मैंने एक छोटी सी झिर्री से जब अंदर झांका और राजेश की बात सच साबित हो गई। पापा लड़कियों को अगवा करके उनके अंग बेच रहे थे। कुछ लड़कियों को शारीरिक तौर पर भी इस्तेमाल करने के लिए आगे भेजा जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पाप इस हद तक जा सकता है। पैसों का लालच इंसान को यह सब करने पर मजबूर कर देता है। मैंने तो तस्वुर भी नहीं किया था। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि मेरे पापा ने मेरा ही सौदा कर डाला। बेशक मैं उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था, मुझे प्यार दिया था, मुझे हर ऐशो आराम दिया था जो एक पिता अपनी औलाद को देना चाहता है। मैं अपने कमरे में आकर अपने पापा के बारे में सोच रही थी। अगर उस समय मैं स्वार्थी हो जाती, उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचती, तो मुझ पर लानत थी। मैं भी तो एक लड़की थी और मेरी जान को भी तो खतरा था। अगर मैंने किसी और से संपर्क नहीं किया होता तो मैं भी बुरी तरह से फंस सकती थी और बेसमेंट में मौजूद वो सब लड़कियां अपनी जान की बाजी हार सकती थी। मैंने काफ़ी देर तक बैठे बैठे इस बारे में सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फ़ोन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने फ़ोन कर देती हूँ तो मुझे गवाही देनी होगी और उससे मेरे पापा की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरी गवाही बहुत ही मायने रखती थी, क्योंकि मैं उनकी संतान थी, उनके साथ रहती थी। मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को कोई नहीं समझ सकता था। कानून भी मेरी गवाही को तुरंत मान लेता। कुछ सोच समझकर मैंने गहरी सांस ली और फिर डिब्बे पर लिखा नंबर को फ़ोन में डायल कर दिया। मेरी पहली बेल पर ही कॉल उठाई गई थी। सामने से कोई और बात कर रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे सारी स्थिति से अवगत करवा दिया और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तभी किसी ने फ़ोन पर मेरा शुक्रिया अदा किया और तुरंत ही आधे घंटे बाद वह पूरी फोर्स के साथ हमारे घर आ पहुँचे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक जाऊंगी। मुझे आज समझ आया था कि मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी समझदारी अब किस काम आई थी। बेशक तन्हाई इंसान को खोखला कर देती है, लेकिन कई बार तन्हाई इंसान को समझदार भी बना देती है कि वह अपनी ज़िंदगी को संभाल ले। राजेश ने फ़ौरन ही पापा को अरेस्ट करवा दिया था, जबकि पापा मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस हद तक पहुंच गई थी जिससे पापा मुझे हमेशा दूर रखना चाहते थे और उन्हें जेल कर दिया गया। और जब मैंने गवाही दी तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। पापा का ज़्यादातर पैसा हराम का था, इसीलिए मैंने उन सभी पैसों को चैरिटी में दे दिया, क्योंकि पापा के बाद उनकी वारिश मैं ही थी। मैंने बस अपने हौसले के मुताबिक अपने पास पैसा रखा था और उसे कारोबार शुरू किया और दिल लगाकर उससे मेहनत करने लगी। कभी कभी मुझे मेरे पापा की याद आती है, लेकिन जब उनकी हरकतें याद आती हैं तो मेरा दिल बाहर को आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया उसकी माफ़ी नहीं थी। उनके साथ यही होना चाहिए था। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो में कमी लगती है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल इमोशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।